नमस्कार। प्रस्तुत है फ्रीडम एट मिडनाइट पार्ट 7 अर्थात आधी रात को आज़ादी पुस्तक का भाग 7। महल और शेर, हाथी और जवाहरात। लंदन, नए साल का पहला दिन 1947। पटियाला के 8वें महाराज हिज हाइनेस यादवेंद्र सिंह की आंखें अपने महल की खिड़की में से सुबह के आकाश पर टिकी थीं। गहरे सोच में डूबे हुए थे वह। यादवेंद्र सिंह एक ऐसी संस्था के अध्यक्ष थे जो पूरी दुनिया में अपने जैसी एकमात्र थी। वैसी संस्था न भूतकाल में कभी बनी, न भविष्य में कभी बनने वाली थी। उसका नाम था चैम्बर्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। यादवेंद्र सिंह को उसका चांसलर बनाया गया था। जिस युद्ध ने हिरोशिमा को गिराया और विश्व की नींव हिला डाली, उसे खत्म हुए लगभग 2 साल गुजर चुके थे। भारत में अब भी 565 राजा, महाराजा, नवाब, शहजादे अपने अपने राज्यों पर निरंकुश शासन चलाते थे। भारतीय भूखंड का 1/3 हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था। भारत की 1/4 आबादी उन्हीं के आदेशों को सर्वोपरि मानती थी। ये राजे महाराजे वंश परंपरा में गद्दियाँ पाते जाते थे। वे इस बात के जीते जागते सबूत थे कि अंग्रेज एक भारत पर नहीं बल्कि 2 भारतों पर राज्य करते थे। एक भारत वह था जिसकी केंद्रीय सरकार दिल्ली में थी और जिसे अंग्रेज स्वयं संचालित करते थे। दूसरा वह जिसका संचालन अंग्रेजों की तरफ से या उनके आशीर्वाद से राजे महाराजे किया करते। दरअसल अंग्रेजों ने भारत विजय का कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं बनाया था। जब जहां मौका मिला तब वहां का भूभाग उन्होंने जीत लिया। फलस्वरूप बहुत से राजा काबू में आ जाने के बाद भी बहुत से बेकाबू रह गए। आखिर अंग्रेज़ों ने एक ऐसा तरीका जारी किया जो उनके लिए सुविधाजनक और राजाओं के लिए काफ़ी सम्मानजनक था। राजाओं को अपने सिंहासनों पर बने रहने की अनुमति दे दी गई, बशर्ते वे सर्वोपरि सत्ता के रूप में इंग्लैंड को स्वीकार करें। इस आशय की संधि राजा और इंग्लैंड के सम्राट के बीच बाकायदा हो जाया करती। उक्त राजा सम्राट के प्रतिनिधि वायसरॉय को अपने विदेश विभाग और सुरक्षा विभाग का नियंत्रक मान लेता। इस व्यवस्था के अंतर्गत कई देशी शासक इतने विशाल क्षेत्रों पर शासन चलाते थे जो आकार या आबादी में पश्चिमी यूरोप के अनेक राष्ट्रों की बराबरी कर सकते थे, मसलन हैदराबाद और कश्मीर। ठीक विपरीत कई रजवाड़े इतने पिद्दी थे कि लंदन का रिकमंड पार्क भी उनसे बड़ा बैठ सकता था। उनके शासक महलों में नहीं मकानों में रहा करते थे। काठियावाड़ में इसके अनेक आदर्श उदाहरण थे। कुछ राजा इतने अमीर थे कि दुनिया भर में मशहूर हो जाए, कुछ इतने गरीब कि उनके राज्य की आय केवल खेत खलिहानों की आय जैसी मालूम पड़े। 400 से भी ज़्यादा रजवाड़े ऐसे थे जिनका क्षेत्रफल 20 वर्ग मील से अधिक नहीं था। उनमें से कईयों का शासन इतने अच्छे ढंग से चलता कि उतना सुंदर शासन तो अंग्रेज़ों का भी नहीं था। दूसरी तरफ अनेक राजा ऐसे भी थे जो प्रजा के हितों का ध्यान रखने की अपेक्षा अपनी वासना को नित नए रंगों से रंगते रहते और राज्य की आय का किसी भी सीमा तक अपव्यय करने से न हिचकते। उन राजे महाराजों की राजनीतिक या व्यक्तिगत गतिविधियां चाहे जो रही हों, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1947 के मई मास में उन देशी शासकों ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी। भारतीय उपमहाद्वीप को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोई भी योजना, चाहे वह कितनी ही संतुलित और सुदृढ़ क्यों न होती, तब तक सफल नहीं हो सकती थी जब तक उसे
उन विचित्र राजे महाराजों का अनुमोदन न मिल जाता। यदि औसत निकालें तो उनमें से प्रत्येक के पास 11 पदवियाँ, 5.8 यानी 5.8 पत्नियाँ, 12.6 बच्चे, 9.2 हाथी, 2.8 निजी रेल के डिब्बे, 3.4 रोल्स रॉयस कारें थीं और प्रत्येक ने 22.9 शेरों का शिकार किया था। गांधी, नेहरू और कांग्रेस के सामने भली भांति स्पष्ट था कि रजवाड़ों का हश्र क्या होना चाहिए। छोटे बड़े प्रत्येक रजवाड़े का विलय जब तक स्वतंत्र भारत में नहीं किया जाएगा तब तक एक महान देश का उदय कैसे होगा। किंतु विलय का प्रस्ताव यादवेंद्र सिंह को या उन जैसे अन्य अनेक राजे महाराजाओं को पसंद नहीं था। यादवेंद्र सिंह का पटियाला राज्य पंजाब के बीचों बीच स्थित था और भारत के सबसे धनी राज्यों में गिना जाता था। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि जैसे पूरा एक डिवीज़न। शक्ति संचय के लिए उसके पास सेंचुरियन टैंक भी थे। उस सुबह चैम्बर ऑफ इंडियन प्रिंसेस के चांसलर के चेहरे पर चिंता और अकुलाहट के बादल छाए हुए थे। विचारों में खोए महाराजा यादवेंद्र अपनी बेटी की चुस्कियां ले रहे थे। मई माह की उस सुबह यादवेंद्र सिंह को एक ऐसी बात मालूम थी जो भारत के वायसरॉय तक की जानकारी में नहीं थी। उन्हें मालूम था कि उनके पटियाला राज्य से 6000 मील के फासले पर यानी कि लंदन में एक व्यक्ति जी जान से उन कोशिशों में भिड़ा हुआ है जिनसे देशी राजाओं के भविष्य के साथ वह खिलवाड़ न की जा सके जो कि नेहरू जैसे समाजवादियों के दिमाग में घर कर चुकी थी। लंदन में भारतीय रजवाड़ों के विलय का विरोध कर रहा वह व्यक्ति स्वयं कोई राजा नहीं बल्कि एक अंग्रेज था। वायसरॉय की जानकारी से बचकर वह चुपके से लंदन पहुंच गया था। सर कॉनरेड कारफील्ड नामक वह अंग्रेज एक मिशनरी का बेटा था और भारतीय रजवाड़ों की सेवा में ही उसने अपने करियर का अधिकांश समय बिताया था। रजवाड़ों से वह इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि रजवाड़ों के हित को ही वह भारत का हित समझता था। नेहरू और कांग्रेस के नाम से ही वह उतना खार खाता था जितने कि स्वयं वे राजे महाराजे। सन 47 के उस मई माह में कारफील्ड का पद था वाइसरॉय के राजनयिक सचिव का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को सुलझाने के पीछे भारत आने के साथ लॉर्ड माउंटबेटन इतने व्यस्त हो गए थे कि कारफील्ड के साथ चर्चाएं करने के लिए विशेष समय नहीं निकाल पाए थे। कारफील्ड के मनोबल में इससे जरा भी कमी नहीं आई थी। जब नेहरू और माउंटबेटन की दोस्ती बढ़ती चली तो कारफील्ड की आशंकाएं भी बढ़ीं और उसने व्यक्तिगत रूप से लंदन जाकर अपने प्रिय रजवाड़ों के हितों की रक्षा का अभियान चला दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लंदन कार्यालय में कारफील्ड ने जो तर्क सामने रखा वह कानूनी कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरता था। यदि महामना सम्राट द्वारा उस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता तो आज़ादी मिलते ही भारत के शरीर में इतने छिद्र हो जाते कि शिमला में लुटिया डूब जाने का ऐलान करके बौखलाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने भी उतने अधिक छिद्रों का आभास नहीं पाया था। कारफील्ड ने कहा कि देशी रजवाड़ों ने अपनी शक्तियाँ केवल महामना सम्राट के आगे समर्पित की हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति के आगे नहीं। फलस्वरूप सम्राट का शासन जब भारत से हटेगा तो सभी रजवाड़ों को उनकी शक्तियाँ अपने आप वापस मिल जाएंगी। अब यह पूर्णतः रजवाड़ों पर आधारित रहना चाहिए कि वे भारत के साथ। फलस्वरूप सम्राट का शासन जब भारत से हटेगा
तो सभी रजवाड़ों को उनकी शक्तियाँ अपने आप वापस मिल जाएंगी। अब यह पूर्णतः रजवाड़ों पर आधारित रहना चाहिए कि वे भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ, अथवा स्वतंत्र ही बने रहना चाहें। इससे न्यून कोई भी स्थिति महामना सम्राट के साथ की गई संधियों का सरासर अपमान ही करेगी। कॉरफील्ड का न्यायसिद्ध तर्क भी लंदन में जड़ें न जमा सका। यह कॉरफील्ड का दुर्भाग्य था। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है कि ईश्वर ने महाराजाओं को खास इसलिए पैदा किया जिससे मानव जाति को दमदार धूम धड़ाका देखने के अवसर मिल सकें। राजा उग्र होते या नम्र, समृद्ध होते या गरीब, वीर होते या कायर, राजा नाम से ही लोगों को हाथी घोड़ों की, हीरे जवाहिरात की, सुंदरियों और शिकार की याद आ जाती। भारतीय राजाओं से जुड़ी दंत कथाएँ और परिकथाएँ तो दुनिया भर में कही और सुनी जाने लगी थीं। उन्हीं राजाओं का अंत अब नज़दीक था। स्मरणीय है कि जिन राजाओं के कारण अजीबो गरीब कहानियाँ सारी दुनिया में प्रचलित हुई, उनकी संख्या विशेष बड़ी नहीं थी। यह कहना गलत होगा कि सभी राजा एक जैसे भोग विलासी और सनकी थे। अजीबो गरीब कार्यों के लिए सबके पास न तो समय था और न ही रुझान। फिर भी जिन्हें कोई लत पड़ जाती, जिनके दिमाग में कोई सनक समा जाती, जो एकाएक किसी धुन के वशीभूत हो जाता, वह अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए जमीन आसमान मिला देता। कार, शिकार, खेलकूद, हरम और महल, इन सब से ऊपर एक ऐसा शौक था जो अधिकांश महाराजाओं में दिखाई पड़ता था, हीरे जवाहिरात। बड़ौदा के महाराज के लिए कहा जा सकता है कि कीमती पत्थरों और सोने की तो जैसे वह बाकायदा पूजा करते थे। दरबार में पहनने की उनकी पगड़ी सोने के तारों से बुनी जाती। राजा की पगड़ी की उस नाजुक बुनाई का अधिकार केवल एक परिवार को था। उसके हर सदस्य को अपने उंगलियों के नाखून लंबे लंबे बढ़ाने पड़ते। हर नाखून को कंघी के दांतों की तरह काट दिया जाता। फलस्वरूप वैसे नाखूनों में सोने के तार फंसाकर बेहद कलात्मक बुनाई करना उस परिवार के लिए संभव हो जाता। महाराजा बड़ौदा के पास अनेक ऐतिहासिक हीरे थे। उनमें स्टार ऑफ द साउथ भी शामिल था, जो दुनिया के 7 बड़े हीरों में गिना जाता था। नेपोलियन तृतीय ने यूजीन को जो हीरा उपहार स्वरूप दिया था, वह भी उनके संग्रह में आ गया था। उनके खजाने की सबसे कीमती और सनसनीखेज चीज़ थी पर्दों और मेजपोशों आदि का वह संग्रह, जिसमें बुनाई का सारा काम मोती पिरोकर किया गया था और बीच बीच में आकर्षक डिजाइनें बनी हुई थीं, केवल मानिक और नीलम से जगमगाती डिजाइनें। महाराजा भरतपुर का संग्रह और भी विशिष्ट कहा जाएगा। उनकी मास्टरपीस चीज़ें हाथी दांत की बनी हुई थीं। एक एक चीज़ के पीछे किसी संपूर्ण परिवार का वर्षों का परिश्रम लगा हुआ था। कपूरथला के सिख महाराज की पगड़ी में जो पुखराज लगा था, वह संसार में सबसे बड़ा था। उसके आसपास 3000 हीरे मोती जड़े हुए थे। जयपुर महाराजा का जबरदस्त खजाना राजस्थान की किसी पहाड़ी में दबा हुआ था, जिसकी रक्षा पीढ़ियों से एक ही राजपूत लड़ाकू परिवार करता आ रहा था। हर महाराजा को जीवन में केवल एक बार वह खजाना दिखाया जाता, ताकि वह ऐसे पत्थरों और जवाहरात का चुनाव कर सके जिनके सगुन के जोर पर उसका राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जाए। उस खजाने की एक अद्भुत चीज़ थी वह गले का हार, जिसमें मानिक की एक पर एक 3 झालरें लगी हुई थीं।
उनमें 3 जबरदस्त नीलम गुंथे हुए थे। झालरों का एक एक मानिक इतना बड़ा था जैसे कबूतर का अंडा। सबसे बड़े मानिक का वजन 90 कैरेट था। पटियाला के सिख महाराजा के संग्रह में सर्वाधिक दिव्य वस्तु थी मोतियों की एक ऐसी माला जिसका लॉयड्स ने 10 लाख पाउंड का बीमा उतारा था। मैसूर के एक प्राचीन महाराजा को किसी चीनी साधु ने बताया कि दुनिया की सर्वाधिक कामोद्दीपक वस्तु है हीरों का चूर्ण। इस दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी ने राज्य के सैकड़ों हीरों को चूर्ण के रूप में पिसवा दिया। हरम की उन सुंदरियों को जिन्हें उस कामोद्दीपक चूर्ण के कारण सर्वाधिक लाभान्वित होना चाहिए था, हाथी पर बिठाकर राज्य भर में घुमाया गया। प्रत्येक हाथी की सूंड मानिक की लड़ियों से लदी हुई थी। उनके बड़े बड़े कानों में जबरदस्त छल्ले पहनाए गए। ये छल्ले उन हीरों द्वारा निर्मित हुए थे जो महाराजा के खजाने में चूर्ण अभियान के बावजूद बच गए थे। महाराजा बड़ौदा जब अपने 100 वर्षीय हाथी पर सवार होकर घूमने लगते तो चमक दमक और रौब रुतबे का एक अलग ही माहौल तैयार होता। उस जबरदस्त हाथी ने 20 भीषण हाथियों को अपने दंतशूल से मौत के घाट उतारा था। उसके बदन पर हौदा, झालर आदि जो कुछ भी रखा जाता सब सोने का। उस प्रचंड पशु के प्रत्येक कान से सोने की 10-10 मालाएं झूला करती। हर माला उसकी एक एक विजय का प्रतीक थी और हरेक का मूल्य 25,000 पाउंड से कम नहीं आंका गया था। न केवल लोक कथाओं में बल्कि व्यवहार में भी हाथी एक ऐसा आवागमन का साधन था जिसे भारतीय राजाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रखा था। हाथियों का धार्मिक महत्व भी कम नहीं था। हिंदू विश्वासों के अनुसार इस विश्व को अपनी अतुल शक्ति के जोर पर जिन्होंने थाम रखा था वे हाथी ही हैं। आकाश हाथियों के सहारे खड़ा है और बादल भी उन्हीं के बूते पर टिके हैं। मैसूर का महाराजा साल में एक एक बार अपने फील खाने के सबसे प्रचंड हाथी को दंडवत प्रणाम किया करता ताकि प्रकृति की शक्तियों के साथ उसका सामंजस्य बना रहे। फील खाने में किस उम्र और शक्ति के कितने हाथी खड़े हैं, इस आधार पर राजा की महत्ता का मूल्यांकन हो जाता। हर साल दशहरे के अवसर पर मैसूर में हाथियों का अलौकिक प्रदर्शन होता। एल्प्स पर्वतों को भी पार कर जाने वाले विजेता हनिबाल को यदि अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो दुनिया में अन्य किसी व्यक्ति के पास उतने हाथी नहीं थे जितने मैसूर महाराजा के पास। मस्तक पर सोने और जवाहिरात की झालरें धारण किए, फूलों की सुगंधित चादरों से ढके ढके 1000 हाथी जब शहर के सदर रास्तों पर जुलूस निकालते तो शोभा देखते ही बनती। सबसे मजबूत हाथी को इसका गौरव मिलता कि महाराजा का हौदा उठाकर वह आगे आगे चले। हौदा क्या था? सोने का भीमकाय पिंड ही था जिस पर महाराजा के शासनाधिकार का प्रतीक छत्र लगा रहता। हौदे की गद्दी सोने की कसीदाकारी के मखमल से ढकी रहती। पीछे पीछे 2 और विशिष्ट हाथी चलते, उसी तरह फूलों और सोने से सजे पीछे पीछे 2 और विशिष्ट हाथी चलते, उसी तरह फूलों और सोने से सजे हाथी जिनकी पीठ पर सोने के ही भारी भरकम हौदे लदे होते। सोने सचमुच उन हौदों में कोई भी बैठा हुआ न होता। उन्हें देखते ही जनता एकदम शांत हो जाती। माना जाता था कि उन सूने हौदों में महाराजा के पुरखों की आत्माएं आकर बैठती हैं। महाराजा बड़ौदा द्वारा आयोजित हाथियों के युद्ध इतने प्रचंड होते कि मिसाल ढूंढे न मिले। गांजा अफीम पिलाकर और
अंकुश चुभो चुभो कर दोनों हाथियों को दीवाना बना दिया जाता। क्रोध से चिंघाड़ते और फूत्कार करते हुए जब वे धड़ाम से टकराते तो धरती डोल जाती, आकाश सहम जाता। जीवित चट्टानों का वह युद्ध तब तक चलता रहता जब तक कोई एक चट्टान मौत के घाट उतरकर धूल में न मिल जाती। पूर्वी भारत में धैन कैनाल का राजा भी हाथियों के माध्यम से अपने मेहमानों का मनोरंजन करता था, किंतु उसके तरीके में दिव्यता और प्रचंडता की कोई कमी न होने के बावजूद रक्तपात की घोर कमी हुआ करती। हालांकि कभी किसी मेहमान ने इस घोर कमी की शिकायत नहीं की। फील खाने के सबसे चुनिंदा हाथी और सबसे सुंदर हथिनी के संभोग का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाला वह राजा अपने मेहमानों के सम्मुख निस्संदेह एक असाधारण दृश्य रखा करता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से पहले ग्वालियर के एक महाराजा को सूझा कि बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा झाड़ फानूस है, उससे भी बड़ा झाड़ फानूस मेरे महल में होना चाहिए। ऐसा झाड़ फानूस वेनिस में तैयार भी हो गया, मगर किसी ने महाराजा से कहा कि क्या आपके महल की छत उसका बोझ सह सकेगी। महाराजा ने फील खाने में से अपना सबसे बड़ा हाथी बुलवाया और येन केन प्रकारेण उसे छत के साथ बाकायदा लटकाकर दिखा दिया कि महल की छत की मजबूती की दशा क्या है। उक्त शंकालु व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल गया। भारत में जब मोटर कार का आगमन हुआ तो हाथियों की महत्ता पट गई और उनका मूल्य केवल सजावटी रह गया। पहली कार जो भारत में आयात हुई अपने आप महाराजा पटियाला के गैरेज में पहुंच गई। उसका कोई और हस्र हो ही नहीं सकता था। उसका नंबर था द द्यो बूतों। वह फ्रांस में बनी और 1892 में भारत आई। उसकी लाइसेंस प्लेट पर नंबर अंकित हुआ 0, जो उसकी ऐतिहासिक महत्ता को अपने आप स्थापित कर देता था। हैदराबाद के निज़ाम ने एक मितव्ययी व्यक्ति के रूप में बड़ा नाम कमाया था। जीवन में कभी उन्होंने एक कौड़ी भी फालतू खर्च नहीं की। स्वयं के लिए कारें हासिल करते समय भी निज़ाम ने वही व्यवहार किया जो उन्हें अपनी शोहरत के अनुसार करना चाहिए था। राजधानी में ज्यों ही किसी शानदार कार पर उनकी शाही नज़रें पड़ती, त्यों ही उस कार के मालिक के नाम वह संदेश भिजवा देते कि इस हसीन चीज़ को हम तोहफे के रूप में हासिल करके बड़े खुश होंगे। सन 47 के आते आते निज़ाम को सैकड़ों कारें तोहफे के बतौर मिल चुकी थीं। गैरजों में वे समाये न समाती। उनमें से अधिकांश का निज़ाम ने कभी उपयोग नहीं किया। रोल्स रॉयस कार भारतीय राजाओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय थी। केवल कार नहीं, स्टेशन वैगन और ट्रकों के रूप में भी वे रोल्स रॉयस ही मंगवाया करते। महाराजा पटियाला के पास 27 जबरदस्त रोल्स रॉयस थी, जिनके बीच 0 नंबर वाली एक ऐतिहासिक नन्ही बूतों आखिर खो गई। भारत की सर्वाधिक रोमांचक रॉल्स रॉयस गाड़ी महाराजा भरतपुर की मानी जाती थी। चांदी की मढ़ी उस गाड़ी की छत उठाई गिराई जा सकती थी। लोग कहते थे कि उनमें से रहस्यमय अदृश्य किरणें फूटती हैं जो कामोद्दीपक हैं। अगर किसी ऊंचे घराने को अपने वैवाहिक समारोह में उपयोग करने के लिए महाराजा की कार मिल जाती तो वह धन्य हो जाता। शिकार का तामझाम लेकर चलने के लिए भरतपुर नरेश ने एक रॉयल्स रॉयस अलग से मंगवाई। वह कार इतनी मजबूत, तेज
तेज रफ्तार और आरामदायक थी कि 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उन्हें और साथ में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भी उसमें बिठाकर भरतपुर नरेश शिकार पर निकले। भारत के भावी वायसरॉय ने उस रात अपनी डायरी में नोट किया था, कार थी या तूफान, ऊबड़ खाबड़ मैदानों, पत्थरों और छिद्रों पर से वह दंदनाती हुई निकल जाती थी। वह ऐसे उठती और ऐसे गिरती जैसे समुद्र में नौका। रोल्स रॉयस श्रेणी से परे लंकास्टर कंपनी की एक गाड़ी महाराजा अलवर के पास थी। वह खास महाराजा के ही दिए गए नक्शे पर तैयार की गई थी और निस्संदेह भारत की सबसे महंगी गाड़ी थी। अंदर और बाहर दोनों तरफ से वह सोने द्वारा मढ़ी गई थी। उसका कलात्मक स्टीयरिंग व्हील हाथी दांत का था और शोफर के बैठने की गद्दी भी सोने की कसीदाकारी वाली थी। उसकी सीट हूबहू उस कोच जैसी बनाई गई थी जिस पर इंग्लैंड के राजा मुकुट धारण करने के बाद बैठा करते। उस भारी भरकम राक्षसी कार के यंत्र में ऐसी न जाने कौन सी खूबी थी कि सड़क पर वह 70 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकती थी। चुंगी, राजस्व और कर आदि अनेक माध्यमों से सारे राज्य में जो धन वसूली होती उसे अपने मन मुताबिक खर्च करने की खुली छूट राजाओं को मिली हुई थी। उन्होंने अपनी सनकों को संतुष्ट करने के फेर में कई अजीबोगरीब दृश्यों और घटनाओं को जन्म दिया। मसलन बिजली की ट्रेनों पर महाराजा ग्वालियर जान देते थे। ग्वालियर का शासन भारत के श्रेष्ठतम शासनों में से एक था। वहाँ के महाराजा ने लोहे की एक ज़बरदस्त मेज बनवाई, उस पर ठोस चांदी की पटरियाँ बिठाईं, जिसकी लंबाई 250 फीट से भी ज़्यादा थी। यह मेज भोजन कक्ष में रख दी गई। दीवार में छेद करके पटरियों को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया कि उस जबरदस्त मेज का संबंध राजसी रसोई घर से जुड़ गया। अब एक कंट्रोल पैनल की रचना हुई। उसमें न जाने कितने स्विच थे, अलार्म थे, सिग्नल थे, लीवर और एक्सीलरेटर थे। यह पैनल मेज पर फिट कर दिया गया। नरेश के मेहमान मेज के चारों तरफ बैठते। स्वयं नरेश कंट्रोल पैनल के सामने डट जाते, स्विच दबाते, लीवर उठाते गिराते, न जाने क्या क्या खटर पटर करते। चांदी की पटरियों पर ट्रेन दौड़ती, रुकती, सरकती, फिसलती। वह रसोई घर में जाती, जहां उसके खुले डिब्बों में कर्मचारीगण सब्जी, चपाती आदि रख दिया करते। माल से लदी हुई ट्रेन वापस भोजन कक्ष में आती। महाराजा में क्षमता थी कि वह मन चाहे मेहमान के सामने ट्रेन को रोक सकते थे ताकि वह अपनी मनचाही चीज़ उठाकर खा सके। इसी प्रकार महाराजा में यह क्षमता भी थी कि वह मनचाहे मेहमान को भूखा रख सकते थे। इसके लिए कंट्रोल पैनल के कुछ खास बटन दबा देना ही काफ़ी था। माल से लदी लदाई ट्रेन बेचारे मेहमान के सामने रुकती ही नहीं, सर्र से आगे निकल जाती। एक शाम जब भोजन पर स्वयं वायसरॉय अपने साथियों समेत आमंत्रित थे, ट्रेन के कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया। माल से लदी ट्रेन रसोई घर में से तीर की तरह आई और तूफान की तरह मेज की परिक्रमा करने लगी। रुकने का नाम ही न ले। खुले डिब्बों में से सब्जी, दाल, घी, तेल, अचार आदि उछल उछल कर मेहमानों के कपड़ों पर गिरने लगा। मेहमान तौबा बोल गए। रेलों के इतिहास में वैसी गंभीर दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई थी। जूनागढ़ नरेश को कुत्ते पालने का अजब शौक था। उनके प्रिय कुत्तों के कमरों में
न केवल बिजली, पानी आदि की सुविधा रहती, टेलीफोन भी लगे होते। नौकर चाकर उन कुत्तों की सेवा में हमेशा तैनात रहते। जूनागढ़ की समस्त प्रजा के बीच अगर 10-20 लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाता तो शायद ही किसी मनुष्य का जीवन स्तर उतना ऊंचा था जितना कि उन कुत्तों का। जूनागढ़ महाराजा ने अपनी प्रिय कुतिया रोशन की शादी एक लेब्राडोर कुत्ते बॉबी के साथ की, जिसमें पूरे भारत के हर प्रसिद्ध व्यक्ति और छोटे बड़े हर राजे महाराजे को, यहाँ तक कि वायसरॉय को भी सहर्ष आमंत्रित किया गया। वायसरॉय तो खैर क्या आते, लेकिन शेष मेहमानों में से अधिकांश का शुभ आगमन हुआ। 1.5 लाख लोगों का ठठ जमा हो गया। निहायत जानमारू बारात निकाली, जिसमें महाराजा के समस्त हाथियों और अंगरक्षकों ने भाग लिया। सबको शानदार भोजन दिया गया। इस धूम धड़ाके में महाराजा का 60,000 पाउंड खर्च हुआ। इतने में तो उनके राज्य की 6,20,000 की आबादी में से 12,000 लोगों को पूरे 1 साल तक पाला पोसा जा सकता था। अनेक महाराजाओं के महल ताजमहल से भी बड़े थे। सुरुचि की कसौटी पर वे ताजमहल के समकक्ष खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन जहाँ तक दीर्घता का सवाल था, ताजमहल तो क्या, स्वयं वायसरॉय का भवन भी उनके सामने फीका पड़ जाता। महाराजा कपूरथला ने वर्सलीज के महल की सैर करते समय अचानक महसूस किया कि पिछले जन्म में वह लुई 14वें थे। बस क्या था, उन्होंने ठान लिया कि अपने नन्हे से राज्य में वह उसी रौब रुतबे का निर्माण करेंगे जिससे सबको बस लुई 14वें की याद आ जाए। हिमालय की तराई में उन्होंने वर्सलीज के महल की हूबहू कॉपी खड़ी करवाई, जिसके लिए फ्रांस से कारीगर बुलाए गए। इस प्रतिमहल की इंच इंच सजावट वर्सलीज के महल जैसी रखी गई। फ्रेंच को राजभाषा घोषित किया गया। दरबार के सिख कर्मचारी पाउडर सने विग पहनकर लुई 14वें के दरबारियों जैसी पोशाक में तैनात रहा करते। कई महाराजाओं के सिंहासन की भव्यता में अपना सानी नहीं रखते थे। मनुष्य ने अपने कूल्हे टिकाने के लिए उन सिंहासनों से ज़्यादा कीमती और आरामदायक किसी चीज़ का निर्माण कभी नहीं किया। मैसूर के सिंहासन में 1 टन सोना, ठोस सोना खप गया था। उस तक पहुंचने के लिए सोने के 9 चरण बने हुए थे। हिंदुओं की एक धर्म कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार पूरे विश्व को 9 कदमों में नाप लिया था। सिंहासन के 9 चरण उन्हीं 9 कदमों के प्रतीक थे। उड़ीसा का सिंहासन एक जबरदस्त पलंग जैसा था। वह पलंग जैसा ही हो सकता था क्योंकि वह रानी विक्टोरिया के उस पलंग की हूबहू कॉपी था जिसमें रानी ने विवाहोपरांत शयन किया। उड़ीसा के राजा ने उसे लंदन की एक दुकान से खरीदा था। सिंहासन का रूप देने के लिए राजा ने उस पर अनेक हीरे मोती जड़वाए। रामपुर के नवाब का सिंहासन एक बहुत बड़े हॉल में रखा गया था। इस हॉल के खंभे सफ़ेद संगमरमर के थे। जो खंभे सिंहासन के चारों ओर लगे थे उन पर सुंदरियों की नग्न मूर्तियां बनाई गई थीं। सिंहासन में एक ऐसी सुविधा भी रखी गई थी जिसे मूलतः लुई 14वें के दिमाग की उपज माना जाता है। सोने की कसीदाकारी वाली उसकी गद्दी में एक खास जगह छेद कर दिया गया था। इस छेद के नीचे शाही बर्तन रखा जाता था। जब भी ज़रूरत पड़ती नवाब साहब नवाबी ढंग से हिलते डुलते और उस छेद पर फिट होकर अपने आप को हल्का कर लेते। राजकाज पर वह इतना अधिक ध्यान देते थे कि हल्के होने के लिए भी सिंहासन से उतरकर कहीं नहीं जाते थे।
1947 के भारत में शेरों की संख्या 20,000 के आसपास थी। राजा महाराजा उनका शिकार शौक से किया करते। भरतपुर नरेश जब केवल 8 साल के थे तब अपना पहला शेर मार चुके थे। 35 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने इतने शेर मारे कि उनके चमड़े सी कर महल के सभी स्वागत कक्षों में बतौर कालीन के बिछा दिए गए। यह नैसर्गिक कालीन उन कमरों की दीवार से दीवारों तक खिंचा हुआ था। भरतपुर राज्य में ही बत्तख के शिकार का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया था। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के सम्मान में मात्र 3 घंटों में 4,482 बतखें गोली से उड़ा दी गई थीं। ग्वालियर महाराजा ने अपने जीवन काल में 1400 शेरों का शिकार किया और चुनिंदा पाठकों के लिए एक पुस्तक भी लिखी, अ गाइड टू टाइगर शूटिंग। यह समस्या राजाओं को अक्सर भारी पड़ जाती कि अपना समय कैसे गुजारें। शिकार समय गुजारने का एक अच्छा माध्यम था। उसी तरह सुंदरियों का शिकार भी वे समय गुजारने के लिए किया करते। शिकार के इन दोनों क्षेत्रों में पटियाला के 7वें महाराज सर भूपिंदर सिंह ने जो नाम कमाया वह अनेक के लिए ईर्ष्या का विषय रहा। वह अपनी पोलो टीम टाइगर्स ऑफ पटियाला के कप्तान थे। दुनिया भर के पोलो मैदानों में इस टीम ने अपने जौहर दिखाए। पदकों और ट्रॉफियों से भूपिंदर सिंह का कमरा भर गया। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पोलो में दक्ष जो 500 घोड़े सर भूपिंदर के पास थे, वे इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ गिने जाते थे। अभी मरसें भी नहीं भीगी थीं कि भूपिंदर सिंह ने अपने उस शौक को सरेआम उजागर कर दिया जो राजा महाराजाओं पर बेहद शोभायमान होता है, सुंदरियों के मज़े। ज्यों-ज्यों समय बीता, शिकार और पोलो से भी ज़्यादा शौक उन्हें सुंदरियों का चर्राता गया। हरम में आने वाली प्रत्येक सुंदरी की जांच परख वह व्यक्तिगत रूप से किया करते। कसौटी केवल रूप रंग की ही नहीं बल्कि इसकी भी होती थी कि काम कला में सुंदरी कितनी दक्ष और निडर है। चरमोत्कर्ष पर सर भूपिंदर सिंह के हरम में 350 सुंदरियां थीं। गर्मी के दिनों में हरम के दरवाजे खुल जाते ताकि सुंदरियां महाराजा के स्विमिंग पूल का आनंद ले सकें। शाम का समय होता और महाराजा के आदेशानुसार स्विमिंग पूल के कगार पर अनेक ऐसी सुंदरियां खुली खुली बैठ जातीं जो अपने वक्ष को खुला रखतीं और पैरों से उस पानी को छपछपाती रहतीं जिसमें बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों के बीच उनके दीर्घकाय महाराज भी तैर रहे होते। तैर कर इधर जाते उधर जाते, किसी सुंदरी से शराब का पेग लेकर पीते, कभी इसका वक्ष दबाते कभी उसका, और डुबकी। सर भूपिंदर सिंह के शयन कक्ष की दीवारों और छत पर वे मैथुन मुद्राएं अंकित थीं जिन्हें उन मंदिरों से कॉपी किया गया था जिनकी मैथुन मूर्तियों ने भारत को कम प्रसिद्धि नहीं दिलाई है। कामी से कामी व्यक्ति की तेज से तेज कल्पना भी जहाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ वे मैथुन मुद्राएं पहुँच गई थीं। रेशमी गद्दों वाला एक शानदार झूला महाराज के शयन कक्ष में लगा था। उसका सहारा लेकर गुरुत्वाकर्षण के नियमों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए महाराज अजब ढंग से उलट पलट जाते या अपने साथिन को उल्टा पलटा देते ताकि दीवारों और छत पर अंकित जो मैथुन मुद्राएं असंभव सी लगती हों उन्हें संभव साबित किया जाए। वासना ने अपने ज्वालामुखी को शांत करने के लिए महाराजा पटियाला ने एक ऐसा कार्यक्रम जारी किया जिससे समय समय पर
परिवर्तनशील उनकी रुचियों के अनुसार हरम की सुंदरियों को भी नए संस्कार दिए जा सकें। सर भूपिंदर सिंह ने अपने हरम के दरवाजे इत्र फुलेल के उस्तादों, जौहरियों, नाइयों, सौंदर्य विशेषज्ञों और दर्जियों के लिए सहर्ष खोल दिए। यहाँ तक कि उन्होंने फ्रांसीसी, इंग्लिश और भारतीय प्लास्टिक सर्जनों की एक टीम भी तैयार कर डाली, जिसका काम था महाराज की प्रिय सुंदरियों के शरीर में समय समय पर ऐसे रद्दो बदल करते रहना जो महाराजा की चंचल रुचि चाहती हो या जो लंदन की फैशन पत्रिकाओं ने सुझाया हो। अपने राजसी रागरंग को और भी गहरा करने के लिए महाराजा ने हरम के एक हिस्से में जो प्रयोगशाला खुलवाई, उसकी परख नलियों में एक से बढ़कर एक कामोत्तेजक सुगंधों, लेपों, गोलियों और तेलों का उत्पादन होने लगा। इन तमाम अकुलाहटपूर्ण गतिविधियों का परिणाम वही हुआ जो कि हो सकता था। महाराजा के आनंद महल में जो 350 कामदग्ध सुंदरियां बंद थीं, उनकी छटपटाहट का मुकाबला कोई एक अकेला नर कर नहीं सकता था, चाहे वह इतना शक्तिशाली क्यों न होता कि नाश्ते में 2-2 मुर्ग उड़ा दे और दिन भर में 20 पाउंड चीज़ें आराम से खा पी जाए। इस शानदार खुराक ने 6 फीट 4 इंच लंबे उस पोलो खिलाड़ी को 300 पाउंड वजन और मस्ती भरी आँखों का उपहार दिया था। खिड़की के होठों पर ही वासना और अधिकार की रेखाएं थिरकती महसूस होती। इसके बावजूद वह नर अकेला था और मादाएं थीं 350। कामोद्दीपन के नित नए उपाय ढूंढने के लिए नर अभिशप्त था। उसके हकीमों और वैद्यों ने सोने, चांदी, लोहे, मोती और जड़ी बूटियों इत्यादि से अजीबोगरीब चीज़ें बनाईं और खिलाईं। एक चीज़ तो ऐसी थी जिसमें गौरैया का दिमाग पीसकर मसले हुए गाजर में मिलाया गया। किस चीज़ ने महाराजा को कितना लाभान्वित किया, यह रहस्य हमेशा रहस्य बना रहेगा, किंतु वे लाभ शीघ्र ही लुप्त होने लगे। अपने पुरुषत्व की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा ने खास फ्रांस से तकनीशियन बुलवाए, जिन्हें वह इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घुटे हुए समझते थे। उन्होंने महाराजा को रेडियम का उपचार दिया, किंतु इसका भी जादू 1-2 दिन ही चल सका। दरअसल महाराजा की बीमारी कुछ और थी, उपचार किसी और का किया जा रहा था। महाराजा को अपने पुंसत्व के प्रति आशंकित होने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। उनकी वास्तविक समस्या तो वह थी जो उन जैसे अन्य अनेक शासकों के सामने मुंह बाए खड़ी थी। उस बीमारी का नाम था बोरियत। महाराजा पटियाला की जान जब निकली तो इसी बोरियत के कारण निकली। ईश्वर से आक्रांत भारत देश में राजा महाराजाओं ने स्वयं को ईश्वर के नाना रूपों के साथ जोड़ लिया, जो कि स्वाभाविक था और अनिवार्य भी। मैसूर के महाराजा स्वयं को चंद्र भगवान का वंशज कहते थे। उदयपुर के महाराजा सूर्य भगवान के वंशज कहलाया करते। पवित्र गाय धर्म का पर्याय बन चली थी। बनारस के शासक का नियम था कि सुबह उनकी पहली नज़र गौ माता पर ही पड़नी चाहिए। हर सुबह शयन कक्ष की खिड़की पर एक गाय खड़ी कर दी जाती। नौकर उसे कोंचते, वह रंभाती। इससे नरेश की नींद खुलती, पहली नज़र गाय पर। एक बार बनारस नरेश अपने दोस्त नवाब रामपुर के यहाँ गए। सुबह बनारस नरेश की उक्त परंपरा ने समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि उन्हें महल की दूसरी मंजिल पर सुलाया गया था। वहाँ शयन कक्ष की खिड़की तक गाय कैसे पहुँचाई जाए। आखिर खास इसी उद्देश्य के लिए नवाब रामपुर ने ताबड़तोड़ एक क्रेन खरीदवाई।
क्रेन द्वारा गाय को जब दूसरी मंजिल की खिड़की तक उठाया जाता तो उस हवाई यात्रा के अभ्यस्त न होने के कारण बेचारी गौ माता जोरों से रभाने लगती। इसके लिए उन्हें नौकर द्वारा कोंचे जाने की ज़रूरत न पड़ती। रभाना सुनकर जब बनारस नरेश की नींद खुलती तो पहली नज़र गौ माता पर पड़ने की उनकी शर्त सहर्ष पूरी हो जाती। ऐसे थे राजे महाराजे, जैसे भी थे पिछले 200 वर्षों से उन्हीं को आधार बनाकर भारत में अंग्रेज़ों ने अपना राज खड़ा कर रखा था। उन्हीं की आपसी फूट से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो वाली अपनी कुख्यात नीति विकसित की थी। इसी नीति के आधार पर उनका भारत राज सीना तान कर खड़ा रहा। सैद्धांतिक रूप से किसी भी राजा महाराजा को गद्दी से उतारना अंग्रेज़ों के लिए असंभव नहीं था। इसके लिए उन्हें मात्र इतना करना होता कि उस राजा महाराजा पर आरोप लगाते, आप में शासन करने की योग्यता नहीं है। किंतु जब तक कोई खास बात न हो अंग्रेज उन्हें छेड़ते नहीं थे। जब तक किसी राजा की सेना अंग्रेज़ों की सहायता के लिए उपलब्ध रहती तब तक अंग्रेज उसे योग्य शासक मानते रहते। ये योग्य शासक अपने राज्य में पूरी मनमानी कर सकते थे, पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि अगर वे 4-6 कत्ल कर डालते तो भी योग्य शासक ही माने जाते। वे भी जानते थे कि जिस क्षण उन्होंने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता देने में हीला हवाला किया उसी क्षण अपनी योग्यता से हाथ धोया। इसीलिए अंग्रेज़ों को खुश रखने की गरज से कई बार वे राजा न केवल अपनी सेना उन्हें देते बल्कि सेना का ओजपूर्ण संचालन करने के लिए स्वयं भी साथ हो जाते। देश विदेश के अनेक मोर्चों पर उन्होंने अंग्रेज़ों के कंधे से कंधा भिड़ाकर अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। आभार प्रदर्शन में भी अंग्रेज़ों की तरफ से कोई कंजूसी नहीं बरती जाती थी। राजा महाराजाओं को वे तरह तरह की पदवियां देते और हीरे मोतियों के उपहार भी। ग्वालियर, कूच बिहार और पटियाला के नरेशों को यह सम्मान मिला था कि जब एडवर्ड 7वें का राज्याभिषेक हुआ तो शाही बग्घी की बगल से घोड़ों पर सवार होकर चलने वालों में ये तीनों नरेश भी शामिल थे। उन्हें खास इस अवसर के लिए एडीसी मनोनीत किया गया था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय राजा महाराजाओं को मनोनीत डिग्रियां देकर सम्मानित किया करते। अंग्रेज़ों की नज़र में कौन सा राजा कितना ऊंचा है इसका मूल आधार यह नहीं था कि वह राजा कितने बड़े प्रदेश का स्वामी है, बल्कि यह था कि उसकी अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी कितनी बढ़ी चढ़ी है। जिस राजा का मूल्यांकन जितना ऊंचा उसे उतनी ही ज़्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाए यह तय करना वायसरॉय का काम था। सलामी में तोपों की संख्या को वायसरॉय घटा बढ़ा सकता था और दंड स्वरूप ख़त्म भी कर सकता था। सबसे बड़ी सलामी 21 तोपों की थी जो 5 शासकों को मिलती थी। हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, मैसूर और बड़ौदा। इससे छोटी सलामियाँ क्रमशः 19, 17, 15, 13, 11 और 9 तोपों की थीं। देश के राजाओं, नवाबों, दीवानों आदि के बीच 425 शासक इतने शक्तिहीन और महत्वहीन थे कि उन्हें एक भी तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। पश्चिमी शिक्षा दीक्षा ने कई देशी शासकों को इतना संभ्रांत और दूरदर्शी बना दिया था कि उनके इलाकों का अमन चैन अंग्रेज़ों के इलाकों से भी बढ़ चढ़कर था। बड़ौदा महाराज ने एक से अधिक विवाह करने का रिवाज गैर कानूनी घोषित किया। 20वीं शताब्दी शुरू होने से पहले ही बड़ौदा में शिक्षा निःशुल्क
एवं अनिवार्य कर दी गई थी। बड़ौदा महाराज के अछूतोद्धार कार्यक्रम गांधी जी के कार्यक्रमों जितने प्रसिद्ध न होते हुए भी उनकी और महात्मा की भावनाओं में कहीं कोई अंतर नहीं था। महाराजा ने अछूतों के लिए विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं खड़ी की और उस व्यक्ति को अपने निजी खर्च पर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षित किया, जो आगे चलकर अछूतों का नेता बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जलाभाव से त्रस्त राजस्थान की प्रजा को राहत देने के लिए बीकानेर महाराज ने भगीरथ प्रयास करके अपने क्षेत्र की झीलों और बगीचों से लाद दिया। अपने क्षेत्र को झीलों और बगीचों से लाद दिया। भोपाल के शासक ने महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिया और उनका मान इतना बढ़ाया जितना देश में अन्यत्र कहीं नहीं था। मैसूर में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान संकाय थी और वहाँ विशाल बांधों द्वारा जल विद्युत पैदा करके विभिन्न उद्योगों को जीवंत किया जा रहा था। दुनिया की अत्यंत आधुनिक वेधशाला जयपुर महाराजा ने अपनी राजधानी में स्थापित की और विकसित की। उन्होंने यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित के सिद्धांत का संस्कृत में अनुवाद भी किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शासकों की जो नई पीढ़ी उभर कर सामने आई, उसमें दिखावा कम था और समझदारी अधिक। अपने पिताओं और प्रपिताओं के प्रति वे ज़्यादा भावुक नहीं थे और उनकी भूलों को पूरी निष्पक्षता के साथ पहचान सकते थे। प्रजा को नई सुविधाएं और नई रोशनी देने की आवश्यकता से वे खूब परिचित थे। गद्दी पाने के साथ पटियाला के 8वें महाराजा यादवेंद्र सिंह ने तुरंत जो काम किए, उनमें से एक यह भी था कि अपने पिता सर भूपिंदर सिंह द मैग्निफिसेंट का हरम उन्होंने बंद कर दिया। ग्वालियर के महाराजा ने एक अत्यंत मामूली व्यक्ति की कन्या से विवाह इस आधार पर कर लिया कि वह असाधारण विदुषी थी। महाराजा ने अपने पिता के विशाल भवन का त्याग करना भी आवश्यक समझा। भारत के 2 रजवाड़े ऐसे थे जिनके शासकों को 21 तोपों की सर्वोच्च सलामी दी जाती थी और जिनके लिए लंदन में सर कॉनरेड कॉरफील्ड द्वारा चलाए जा रहे अभियान का महत्व अत्यंत गंभीर था। दोनों रजवाड़ों का क्षेत्रफल बहुत बढ़ा चढ़ा था। दोनों में से किसी के भी पास समुद्र किनारा नहीं था। दोनों के शासकों का धर्म अपनी बहुसंख्यक प्रजा से भिन्न था। दोनों शासक एक ही तरह का सपना संजोए बैठे थे। अपने अपने राज्यों को वे स्वतंत्र राष्ट्र का रूप देना चाहते थे। अनेकानेक पदवियों के स्वामी हैदराबाद के 7वें निजाम को भारत के तमाम राजा महाराजाओं के बीच निस्संदेह सबसे विकट व्यक्ति कहा जाना चाहिए। वह अत्यंत धर्मपरायण और पढ़े लिखे मुसलमान थे। भारत के सबसे बड़े और अत्यंत घनी आबादी के राज्य हैदराबाद पर वह अपने मुसलमान साथियों के सहयोग से शासन करते। भारतीय उपमहाद्वीप के दिल जैसी जगह पर यह राज्य बैठा हुआ था, बीचों बीच। उसमें 2 करोड़ प्रजा हिंदू थी और 30 लाख मुसलमान। केवल 5 फीट 3 इंच ऊंचे नवाब साहब इतने छरहरे व्यक्ति थे कि उनका वजन मुश्किल से 90 पाउंड तक पहुंचता था। पान का अत्यधिक सेवन वह बरसों से करते आ रहे थे। उनके दांत लाल भूरे होकर एकदम सड़ गए थे। उन्हें हर क्षण यह डर लगा रहता कि कोई ईर्ष्यालु दरबारी जहर दे देगा। एक ऐसा व्यक्ति वे हमेशा साथ रखते थे जो उनके द्वारा खाई पी जाने वाली प्रत्येक वस्तु पहले स्वयं चख कर देखता,
मिठाइयाँ, फल, क्रीम, पान और राज को अफीम, तमाम चीज़ें पहले वह चखता, बाद में निज़ाम खाते। निज़ाम वह एकमात्र देशी शासक थे जिन्हें आभारी अंग्रेज़ों ने एग्जॉल्टेड हाइनेस की अत्यंत उच्च पदवी दी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड को 2.5 करोड़ पाउंड की आर्थिक सहायता निज़ाम ने ही दी थी। 1947 में निज़ाम इस धरती के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी दौलत कितनी बेशुमार है, इसकी विचित्र कथाओं का मुकाबला केवल वे कथाएं कर सकती थीं जो निज़ाम की कंजूसी को लेकर प्रचलित थीं। वह बिना इस्त्री किया सूती पायजामा पहना करते, मामूली दाम पर स्थानीय बाजार से खरीदी गई घटिया चप्पलें पैरों में पड़ी होती। अपने सिर पर पिछले 35 वर्षों से वह एक ही मैली कुचैली फैज़ पहन रहे थे। निज़ाम लगभग 100 ऐसे संस्थानों के स्वामी थे जहां सोने के पात्रों में चीज़ें परोसी जाती थी, लेकिन स्वयं वह मामूली टिन प्लेटों में भोजन किया करते। अपने शयन कक्ष में बिछी दरी पर बैठकर वह इतने दरिद्र मन के व्यक्ति थे कि अगर कोई मेहमान अपने पीछे सिगरेट का टोटा छोड़ जाता तो वह उसी को उठाकर पीने लगते। यदि वह किसी राजकीय समारोह में लोगों को शैंपेन पिलाने पर मजबूर हो जाते तो उनकी गिद्ध नज़रें हमेशा बोतलों पर ही टिकी रहती। बोतलों और उनके बीच फासला ज्यों-ज्यों बढ़ता, त्यों-त्यों उनकी अकुलाहट बढ़ती जाती। लॉर्ड बैवल 1944 में वायसरॉय की हैसियत से ही हैदराबाद के दौरे पर आने वाले थे। तब निज़ाम ने दिल्ली तार भेजकर बाकायदा पूछवाया कि क्या वायसरॉय महोदय युद्ध के दिनों की ऐसी महंगाई के बावजूद शैंपेन पीने का ही आग्रह रखेंगे। इंग्लिश रेजिडेंट हर हफ्ते निज़ाम से मिलने आया करता। निज़ाम और रेजिडेंट दोनों ही के लिए वफादार नौकर चाय का सिर्फ 1 कप, 1 बिस्किट और 1 सिगरेट पेश करता। उस इतवार को रेजिडेंट महोदय जब मिलने आए तो उनके साथ कोई सम्मानित सज्जन और भी थे। निज़ाम ने अपने नौकर के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। नौकर उन सम्मानित सज्जन के लिए नाश्ते की अलग ट्रे ले आया। उस ट्रे में भी मात्र ये चीज़ें थीं: चाय का 1 कप, 1 बिस्किट, 1 सिगरेट। अधिकांश राज्यों में रिवाज था कि साल में एक बार प्रमुख नागरिक अपने शासक के सामने सोने की कोई चीज़ लाकर सांकेतिक उपहार के रूप में रखते। शासक उस चीज़ को छूता, फिर उसके स्वामी को वही वापस कर देता। वापस करने की अपेक्षा निज़ाम हर चीज़ को लपक कर ले लेते और सिंहासन की बगल में रखे कागज़ के थैले में डालते जाते। एक बार सोने का कोई सिक्का नीचे गिरकर लुढ़कने लगा। निज़ाम उसके पीछे इस बुरी तरह लपके कि घुटनों और हथेलियों के बल चलने लगे। आखिर सिक्के के स्वामी ने ही उसे दौड़कर उठाया और निज़ाम को दिया। निज़ाम का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिया जाना था, जिसके लिए बम्बई से डॉक्टर आया। महल में डॉक्टर जब अपना यंत्र चालू न कर सका तो उसे आश्चर्य हुआ। कारण की खोजबीन हुई तो पता चला निज़ाम ने उस कमरे का करंट ही कटवा रखा है ताकि बिजली का बिल ज़्यादा न आए। छोटा या बड़ा कोई यंत्र उस कमरे में सक्रिय नहीं हो सकता था। निज़ाम का शयन कक्ष चरम सीमा की गरीबी और फूहड़ता का साक्षात अवतार था। अत्यंत पुराना पलंग, टूटी टेबल, सड़ी हुई 3 कुर्सियाँ, राख से लदी ऐश ट्रे, कचरे से सनी रद्दी की टोकरियाँ, शाही कागजात के धूल सने ढेर,
कोने कोने में मकड़ी के जालों का जंगल, निजाम की रद्दी की टोकरियाँ और एशट्रे वर्ष में मात्र एक बार साफ की जाती थी जब निज़ाम अपना जन्मदिन मनाते। इन सब के बावजूद उनके महल के कोने कोने में ऐसा ऐश्वर्य बिखरा हुआ था जिसका मूल्यांकन भी आसान नहीं। उनकी मेज के ड्रॉज में पुराने अखबार में लिपटा सुप्रसिद्ध जैकब हीरा पड़ा था जिसका आकार नींबू जितना था। वह 280 कैरेट का था, दूर से ही चमचमाता। निजाम उसे पेपर वेट की तरह उपयोग करते। उनके उपेक्षित बगीचे की कीचड़ में दर्जन भर ट्रक खड़े थे जो लदे हुए माल के वजन के कारण बुरी तरह धंसे जा रहे थे। माल था सोने की ठोस ईंटें। उनके जवाहरात का खजाना इतना बड़ा था कि लोग कहा करते, यदि केवल मोती मोती निकालकर चादर की तरह बिछाई जाएं तो पिकोडिली सर्कस के सारे फुटपाथ ढक जाएं। माणिक, मुक्ता, नीलम, पुखराज आदि के टोकरे भर भर कर तलघरों में रखे हुए थे, जैसे कि कोयले के टोकरे भरे हों। निजाम के पास स्टर्लिंग, रुपयों आदि मुद्राओं में 20 लाख पाउंड से भी ज़्यादा रकम नगद पड़ी हुई थी। ये मुद्राएं पुराने अखबारों में लपेटकर तलघरों और बरसातियों में धूल भरे फर्श पर छोड़ दी गई थीं। वहाँ चूहे थे और चूहों के दांत होते हैं। कितनी रकम हर साल उन चूहों के पैने दांतों के प्रताप से निजाम के अतुल खजाने में से कम हो जाती होगी, इसका हिसाब विश्व में किसी के पास नहीं। निजाम की सेना खासी मजबूत थी। सेना का अपना तोपखाना था और हवाई जहाज़ भी। सच पूछें तो अपने राज्य को आज़ाद देश का दर्जा देने के लिए निजाम के पास सब कुछ था, अलावा दो चीज़ें, एक तो बंदरगाह और दूसरा जनता का स्नेह सहयोग। निजाम की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा अपने मुसलमान शासकों को पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद वह महाकंजूस सनकी शासक, जिसका राज्य फ्रांस से आधे के बराबर विस्तार में फैला हुआ था, अपने रजवाड़े को स्वतंत्र राष्ट्र बना देने का सपना देखने में किसी से पीछे नहीं था। इसी सपने की मशाल देश के दूसरे छोर पर एक और शक्तिशाली राजा के सीने में सुलग उठी थी। दुनिया के सबसे सुंदर वादियों के क्षेत्र कश्मीर का राजा हरि सिंह, जो एक उच्च ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, निस्संदेह हिंदू था और उसकी 40 लाख प्रजा की बहुसंख्या निस्संदेह मुसलमान थी। तिब्बत को यदि दुनिया की छत कहा जाता है तो कश्मीर को दुनिया की बरसाती कहा जाना चाहिए। हिमालय की अद्भुत पर्वतमाला को गवाह रखकर जिस कश्मीर ने अपने सौंदर्य का विकास किया है, उसके सामरिक महत्व का भी जवाब नहीं। उसकी सरहद चीन और अफ़गानिस्तान को छूती थी और भावी पाकिस्तान को भी छूने वाली थी, एक ही बिंदु पर। हरि सिंह एक ऐसा शासक था जिसमें निर्णय करने की शक्ति नहीं थी। यदि कोई निर्णय हो जाता तो उस पर टिके रहना हरि सिंह के लिए असंभव था। उसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू में और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में थी, जिसे पूरब का वेनिस कहा जाता है। हरि सिंह खाने पीने के शौकीन आदमी थे। गद्दी पर आने के साथ उसने शासन सुधार के कुछ प्रयास किए अवश्य, लेकिन उन्हें जल्द ही छोड़कर तानाशाह पद्धति अपना ली और राजनीतिक विरोधियों को जेलों में झोंक दिया। हरि सिंह के नवीनतम कैदी का नाम था जवाहरलाल नेहरू, जिसे इस अपराध पर गिरफ्तार किया गया कि उसने उस कश्मीर में कदम रख दिए थे जहां की वह पैदा हुआ था। कश्मीर की सरहदों की रक्षा करने का खासा ठीक ठाक इंतज़ाम हरि सिंह के पास था। निज़ाम की तरह हरि सिंह का भी अपने रजवाड़े को स्वतंत्र राष्ट्र
बना देने का सपना दिनों दिन पुख्ता होता जा रहा था। तो यह था फ्रीडम एट मिडनाइट का भाग 7। आप लोगों से एक अपील है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस पर भारतीय इतिहास से संबंधित तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित जो पुरानी महान किताबें होंगी, उन सभी किताबों की ऑडियो जो है आप लोगों के सामने इस चैनल पर प्रस्तुत की जाएंगी। इसे सुनने के लिए, इसे देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।